नेल्लई रॉयल किंग्स और डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीमें जब आपस में टीएनपीएल 2025 के इस सीजन के मैच नंबर 24 के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जब भिड़ेंगी, जहां पर आते-आते दोनों टीमों ने टोटल 5-5 मुकाबले खेले हैं, लेकिन वहीं पर एनआरके की टीम ने केवल 2 जीते हैं, जबकि डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं और उसमें पिछला मैच भी ये टीम अपना जीत करके आ रही है काफी कन्विंसिंगली। लेकिन वहीं पर बात करें एनआरके की टीम की, तो अपने पिछले दोनों मुकाबले ये टीम काफी कन्विंसिंगली हार करके यहाँ पर पहुंची है। और इस वीडियो के दौरान जब हम सबसे पहले एक बार फिर से उसी मैदान की बात करेंगे जहां पर अभी इस वीडियो के बनाए जाते वक्त टोटल 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं, तिरुनेलवेली का वही मैदान जहां पर अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट को देखना बहुत जरूरी होता है। स्पेसिफिकली ये देखना कि पहली इनिंग के अंदर कौन सी टीम बॉलिंग कर रही है और उस टीम के ऐसे कौन से बॉलर हैं जो पावर प्ले में तो बॉलिंग करते ही करते हैं, साथ ही साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो के दौरान एनएस हरीश नाम का एक ऐसे प्लेयर होंगे जिनको करीब 80 से 90% लोगों ने टीम में रखा है। तो क्या वो एज ए प्लेयर हमारी टीम में आने चाहिए या उनको ड्रॉप करना है? कप्तान या वाइस कप्तान क्या आप उनको बना सकते हैं या नहीं? ठीक उसी तरह से बाकी प्लेयर्स को भी लेकर के वो सारी प्रेडिक्शंस इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो आपको स्मॉल लीग की टीम या ग्रैंड लीग की टीम बनाने में जरूरी होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज मतलब 26 जून को शाम को 7:15 पर जब ये मैच तिरुनेलवेली की उसी मैदान पर जिसका नाम है इंडियन सीमेंट्स कंपनी ग्राउंड का वो मैदान, जहां पर अभी तक टोटल 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं। और उन खेले गए मुकाबलों में जहां पर हमने साफ देखा कि मिट्टी तो काली वाली ही है जो पिच पर यहां पर यूज की जाती है पिच को बनाने के लिए, जैसा कि हमने सलेम में और कोयम्बटूर में भी देखा था जो शुरुआती मैचेस हुए थे। लेकिन अंतर यहां पर यह है कि यहां पर अच्छी खासी लेयरिंग ऑफ ग्रास भी पिच के ऊपर होती, जो कि धीरे धीरे कम होती चली जा रही है टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ साथ। और ये तो इस सीजन का आखिरी मैच है इस मैदान पर, तो निश्चित तौर पर जो लेयरिंग ऑफ ग्रास है ना, वो पावर प्ले के पहले 6 ओवर में जो पहली इनिंग का खास करके होता है वहां पर तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत हेल्प देती है। तो वहां पर रन भी कम बन रहे हैं पावर प्ले के पहले 6 ओवर में पहली इनिंग के, साथ ही साथ विकेटें भी गिर रही हैं, जो कि आप खेले गए पिछले 5 मुकाबले में देखेंगे, जहां पर पहले वाले मैच में 45 के स्कोर पर केवल एक विकेट गिरा, लेकिन रन डेफिनेटली कम बने। सेकंड इनिंग में तो 26 के स्कोर पर 4 विकेटें गिर गई। यहां पर सेकंड मैच के अंदर देखेंगे तो 29 के स्कोर पर 5 विकेटें गिर गई थी। हालांकि यहां पर सेकंड इनिंग का पावर प्ले बहुत अच्छा गया था। इस मैच के अंदर देखेंगे तो दोनों इनिंग्स में 2-2 विकेटें गिरी थी पावर प्ले के पहले 6 ओवर में, लेकिन पहली इनिंग के पावर प्ले में केवल 37 रन बना था और यहां पर 52 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी थी। यहां पर 41 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा। तो एक चीज जो हमने देखी है ग्रेजुअली कि विकेटें तो थोड़ी सी पावर प्ले के अंदर अब धीरे धीरे कम गिरती जा रही हैं, लेकिन रन्स उतने कंफर्टेबली बन नहीं रहे। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखनी है आपको कि जहां पर पावर प्ले सबसे बेहतरीन गया है पहली इनिंग का, वो सीएसजी की टीम का गया है, जो कि ऑलरेडी इतनी मजबूत टीम है। इनकी बैटिंग लाइनअप इतनी शानदार है कि किसी भी बॉलिंग अटैक को किसी भी पिच पर यह टीम काफी शानदार तरीके से धूल चटा रही है सीजन के अंदर। और उसी मैच में 52 का स्कोर बन पाया है अभी तक के पहले इनिंग के 6 ओवर के पावर प्ले में। इस पूरे सीजन के दौरान जो 5 मुकाबले खेले गए हैं, वरना 45 या उससे कम का ही स्कोर बनता दिखाई पड़ा, जो कि साबित करता है मेरी उस बात को, जो हेल्प को प्रोवाइड होती है यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए पहली इनिंग के पहले 6 ओवर के दौरान। तो जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा था, ये जानना बहुत जरूरी है कि पहली इनिंग में कौन सी टीम बॉलिंग करेगी, साथ ही साथ उस टीम के कौन से ऐसे बॉलर है जो पावर प्ले और डेथ ओवर में मिला करके बॉलिंग करते हैं, वो तो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन स्कोरिंग अगर आप देखेंगे ना, तो निश्चित तौर पर यह चीज आपको समझ में आएगी कि पिच भी काफी बेहतरीन और स्पोर्टिंग है पूरे मैच के दौरान, जहां पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाने के मौके तो होते हैं, लेकिन बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ होता है कि वो विकेट निकाल करके दे। अब ये जो स्कोरिंग लिखी हुई है इसको मुझे रिपीट करने की तो जरूरत है नहीं, जहां पर अभी तक स्पिन को 18 और पेस को 40 विकेट पूरे के पूरे इस सीजन के दौरान मिली है खेले गए अभी तक के 5 मैच में, जहां पर स्पिन की 18 में से 12 विकेट पहली इनिंग के अंदर ही आ गई हैं और पेस की 40 में से 19 पहली इनिंग में, 21 सेकंड इनिंग में, जो कि साबित करता है काफी हद तक कि ये पिच पूरी तरह से लाइवली पूरे मैच के दौरान हेल्प देती है तेज गेंदबाजों को थोड़ा बहुत, और अच्छा पेस बाउंस होने की वजह से बल्लेबाजों को रन बनाने का भी मौका देता है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चेजिंग करने वाली टीम को प्रेफर ये पिच करती है, उसको मैच जिता सकती है डेफिनेट तौर पर अगर वो टीम बेहतर खेले। अभी तक के 5 मैच में से 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ये मैच जीती भी है यहाँ पर। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखना काफी जरूरी होगा इस पिच के बारे में कि जिस पिच पर आज का मैच खेला जाएगा ना, कि क्या उस पर अभी भी अच्छी खासी लेयरिंग ऑफ ग्रास बनी हुई है या नहीं। तो निश्चित तौर पर उसके हिसाब से काफी हद तक टीमें हमारी बनेंगी। तो वो जो भी पिच के बारे में अपडेट होगा टॉस के बाद, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अगर मिलेगा तो दोबारा आपको मैं वहां पर प्रोवाइड करवाऊंगा। और साथ ही साथ उसके बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेंगे स्मॉल लीग की, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा लिंक ज्वाइन करने वाला। तो दोनों में से किसी भी जगह पर जाइए, जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को, उसको क्लिक करके दोनों चैनलों को अलग अलग जाकर के ज्वाइन करिए, ताकि अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। साथ ही साथ वहां पर कई सारे ऑफर्स भी आपको मिलते रहते हैं गिव अवेज के रिगार्डिंग, उसको भी आप अवेल कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे एनआरके यानी कि नेल्लई रॉयल किंग्स की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जो पॉसिबली पिछले मैच में खेला था आज भी खेल सकता है, जहां पर कुल टोटल 12 प्लेयर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जो कि आईपीएल की ही तरह यहाँ पर भी इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट का नियम होता है, जहां पर भास्कर रॉकी पिछले वाले मैच में आए थे एक लेग स्पिन बॉलर के तौर पर। बाकी संतोष कुमार
दुराईसामी ने ओपन किया था लेफ्ट हैंडेड बैटर के तौर पर। अरुण कार्तिक पिछले मैच में ओपन करने आ गए थे। बैटिंग ऑर्डर इनका थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहा है। बाकी एनएस हरीश को भी टॉप ऑर्डर पर खिला दिया था। बाकी आतिश एसआर हैं, सोनू यादव है, ऋतिक ईश्वरन, जी अजितेश काफी नीचे नंबर 7 पर बैटिंग करने आए थे। उसका रीजन इनका रिसेंट फॉर्म जो कि बहुत खराब चल रहा है, लेकिन ये भी एक बहुत तगड़े जबरदस्त डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी मोहम्मद अदनान खान है, सचिन राठी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, वी युधीश्वरन है, इमैनुअल चेरियन है दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज। बाकी जो बॉलर हैं इनके वो पिछले मैच में या उसके पहले वाले मैच में भी, यानी कि पिछले 2 मैच में खास करके किस किस ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं, कितने ओवर किए हैं और कहां कहां पर सफलता मिली है, जिसको देख करके आपको ये पता चले कि इस टीम में बॉलर चाहे जितने हों, लेकिन उसमें से मेन बॉलर कौन है जिनको हमें अपनी टीम में लेकर के जाना है। खास करके जो हमने पिच रिपोर्ट देखा उसकी बेसिस पर भी और जो इनका फॉर्म फिलहाल चल रहा है उसके बेसिस पर भी। तो अगर आप देखें तो इमैनुअल चेरियन पिछले दोनों मैच में खास करके अगर आप देखें तो पावर प्ले के 3 ओवर, जिसमें इस मैच में भी देखेंगे ना जो लास्ट वाला हुआ था, तो पहला तीसरा पांचवां ओवर इन्होंने किया। उसके पहले वाले मैच में भी पहला तीसरा पांचवां ओवर किया और पावर प्ले में दोनों मैच में यहां पर तो 5वें ओवर में, यहां पर तीसरे ओवर में ही विकेट निकालने में कामयाब हुए। बाकी एक ओवर इन्होंने पिछले वाले मैच में 16वां किया था जो कि डेथ का था। लेकिन ये चीज कम से कम कंफर्म है कि 3 से 4 ओवर की बॉलिंग आपको ये जो करके देंगे उसमें मेजॉरिटी पावर प्ले के ओवर तो आपको जरूर करके देंगे। बाकी सोनू यादव भी आपको 4-4 ओवर दोनों मैच में करते दिखाई पड़े। मोस्टली आपको ये कभी कभार एक आध ओवर पावर प्ले में कर देते हैं, वरना मिडिल और डेथ ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ते हैं। बाकी वी युधीश्वरन ये भी 4-4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे लगभग आपको। हालांकि पिछले मैच में इनकी जम के पिटाई हो गई थी, लेकिन उसमें खास बात यह है ध्यान देने वाली कि कम से कम 2 ओवर पावर प्ले के और 2 ओवर डेथ के तो आपको करते दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है। सिमिलरली सचिन राठी के भी वो बॉलिंग आंकड़े आप देख लीजिए, भास्कर रॉकी के देख लीजिए। एनएस हरीश जिनको केवल 1 ओवर पिछले वाले मैच में मिला था, उसके पहले वाले मैच में इनको बॉलिंग करने का मौका मिला है नहीं। तो यहां से ये भी समझ में आता है कि एनएस हरीश जो कि है तो बड़े अच्छे ऑलराउंडर, नंबर सिलेक्शन का देखेंगे तो लगभग 100% है, 80 से 90% लोगों ने इनको टीम में रखा है। नंबर 3 पर पिछले वाले मैच में दिखाए थे, लेकिन एज ए बॉलर या एज ए प्लेयर उतनी यूटिलिटी इनकी बनती दिखाई नहीं पड़ रही। बाकी अगर आप चाहें तो टीएनपीएल 2025 के इस सीजन के शुरू होने के पहले टीएनपीएल के ही अंदर क्या इतिहास रहा है इन सभी प्लेयर्स का जो एनआरके के लिए फिलहाल खेल रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है तमिलनाडु प्रीमियर लीग के अंदर, कितने मैचेस खेले हैं, कितने रन बनाए, क्या बैटिंग एवरेज है, या कितने मैचेस खेल करके कितनी विकेटें चटकाई, और जो अभी तक इसके पहले टीएनपीएल नहीं खेला था जैसे आतिश एसआर थे जो पिछले मैच में खेले, इसके पहले डोमेस्टिक टी20 में 4 मैच में 42 रन इन्होंने बनाए थे, पिछले मैच में खेले थे। तो इस सीजन के अंदर भी क्या परफॉर्मेंस करी है, ये इस सीजन के पहले के आंकड़े आप यहां पर देख करके उनका एक्सपीरियंस समझिए हर एक प्लेयर का, जिसको आप खुद से देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। लेकिन इस सीजन के अंदर खेले गए 5 मैच में जो प्लेयर्स खेले हैं किसी भी एक मैच में, उसमें परफॉर्मेंस क्या निकल करके आई है उसको अगर आप देखें तो संतोष कुमार दुराईसामी जिन्होंने 2 मुकाबले तो बड़े अच्छे खेले हैं 73 और 45 के, लेकिन बाकी 3 मैच में जहां पर 7, 3 और 10 रन की पारी खेली है, कुछ खास कमाल कर पाए नहीं है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि कंसिस्टेंसी का इश्यू इनका रहेगा। बाकी अरुण कार्तिक तो डेफिनेट तौर पर एक जबरदस्त तरीके के कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, 4 में से 3 बार तो शानदार पारियां खेली और इनको लेकर के कोई डाउट हमको दिमाग में है नहीं। एक और चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी, एक इंडिकेशन, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इंडिकेशन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको डिनोट करेगा कि ये जो पर्टिकुलर चाहे वो बल्ले से बने हुए रन हो या बॉलिंग करते हुए मिली हुई विकेटें हो, वो पहली इनिंग के दौरान है। और जहां पर कोई भी इंडिकेशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ना तो ये जो सोनू यादव के नंबर हैं ये 23 रन बने थे, यहां पर एक इंडिकेशन लगा हुआ यानी कि पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान है। लेकिन बाकी सारे मैचेस में अगर आप देखें तो ये जो 32 रन है, ये जो 15 रन है, ये जो 10 रन है, वहां पर कोई इंडिकेशन आपको दिखाई पड़ेगा नहीं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का, मतलब वो सेकंड इनिंग के दौरान बैटिंग करते हुए रन बने हैं। और उसी के साथ साथ ये जो इंडिकेशन विकेटों के साथ आपको दिखाई पड़ रहा है, 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और 3 विकेट, यहां पर भी इंडिकेशन लगा हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का, मतलब वो जो विकेटें मिली हैं पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान मिली हैं। और जहां पर कोई इंडिकेशन इस नंबर में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब ये सेकंड इनिंग के बॉलिंग के दौरान है। तो ये एक डेफिनेट तौर पर एक दिखाता है कि क्या पैटर्न रहा है परफॉर्मेंस का पूरे टूर्नामेंट के दौरान इस हर एक प्लेयर का, जो कि डेफिनेट तौर पर बहुत बड़ा सैंपल साइज यानी 5 ही मैचों का है और उसमें भी 4 बार तो इनको पहले सेकंड बैटिंग करनी पड़ी है, तो उससे कुछ साबित नहीं होता। लेकिन निश्चित तौर पर आपको पता रहेगा कम से कम, उसके लिए वो इंडिकेशन हम आपको ने दे रखे हैं। और चूंकि हम सोनू यादव का एग्जांपल ले भी रहे थे और सोनू यादव ने दिखा दिया कि किस तरीके की शानदार परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने करी है और कप्तान है उस कप्तान के भी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी एनएस हरीश की बात कर लें, आतिश एसआर जिनको पहली बार मौका मिला कुछ खास कर नहीं पाए, और एनएस हरीश को अभी तक देखें तो टोटल हर मैच में जो मौके मिले हैं केवल पहला मैच इनका अच्छा गया था, 35 नाबाद की पारी खेली थी, 1 विकेट भी लिया था, लेकिन उसके बाद कुछ खास कमाल करते दिखाई नहीं पड़े। और खास करके ये बॉलिंग भी अब कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इनके पास वी युधीश्वरन का ऑप्शन है, सचिन राठी का ऑप्शन है, इमैनुअल रॉकी का ऑप्शन है, इमैनुअल चेरियन का और भास्कर रॉकी, खास करके जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं प्लेइंग 11 के अंदर। तो 4 ये मेन बॉलर तो हो ही जाते हैं, जिसमें सोनू यादव भी है 5वें बॉलर जो लगभग पूरे 4 ओवर करके देते हैं। बाकी जैसे आपको ओवर्स बचे हुए अगर दिखाई पड़ेंगे इनको, तब जाकर के
एनएस हरीश को ये लोग ट्राई करते हैं ज़्यादातर 1 या 2 ओवर के लिए ही, लेकिन एक बात तो पक्की है कि चांसेस बॉलिंग के इनके बने रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक डेफिनेट नहीं होते हैं और इसी वजह से स्मॉल लीग के लिए यहीं पर अगर आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छे ऑप्शन है नहीं। स्मॉल लीग में सिलेक्शन परसेंटेज को देख करके एज ए प्लेयर आप इनको लेकर के जा सकते हैं, लेकिन कप्तान या वाइस कप्तान तो कतई नहीं बनाना है। इस ग्रैंड लीग की टीमों के लिए कप्तान या वाइस कप्तान के बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर एनएस हरीश को लेकर के क्लियर होती है। बाकी प्लेयर के रूप में अगर आप इस पूरे टॉप ऑर्डर को देखेंगे तो सोनू यादव और अरुण कार्तिक जैसे ही 2 प्लेयर हैं जिनके ऊपर भरोसा बनता दिखाई पड़ेगा। बाकी गुरुस्वामी अजितेश जो कि निश्चित तौर पर इस सीजन के अंदर बहुत ही बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है, 8-0, 3-1 और 7 रन की पारी खेली है। ये सबसे बड़े टर्म्प हो सकते हैं आज के इस मैच में, खास करके अगर इनको बैटिंग ऑर्डर में एक बार फिर से इनके ओरिजिनल बैटिंग ऑर्डर पर खेलने का मौका मिलता है, यानी कि नंबर 3 पर या तो ओपनर के तौर पर, तब ये सबसे बेहतरीन ना सिर्फ ऑप्शन होंगे बल्कि हमारे स्मॉल लीग की टीम में भी होंगे। उसका रीजन भी आगे आपको बताऊंगा। बाकी युद्धेश्वरन जिनके बारे में आपको ने बताया कि 4 ओवर पूरे करके देंगे, जिसमें पावर प्ले के 1-2 ओवर तो होंगे, लेकिन डेथ के 2 ओवर लगभग पक्के हैं कि होंगे। इसी वजह से ये भी सबसे जरूरी ऑप्शंस में से एक हैं। हालांकि अगर आप देखें परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रही है, पिछले मैच में जम के इनकी पिटाई हुई थी 4 ओवर की बॉलिंग में, जो कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान इन्होंने किया था, और उसके पहले 3 मैच में जब पहली इनिंग की बॉलिंग करी तो 5 विकेटें निकालने में कामयाब हुए थे। तो एक चीज तो समझ में आता है कि पहली इनिंग की बॉलिंग इन्होंने ज्यादा बेहतर करी है। बाकी सचिन राठी की बात करें तो एक बार सेकंड इनिंग की बॉलिंग और उसके पहले के अगर आप देखें पहली इनिंग की बॉलिंग में तो एक बार 5 विकेट भी है, एक बार 1 विकेट भी है, यहाँ पर 2 विकेट भी है। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बाकी उसके साथ साथ इमैनुअल चेरियन जो कि निश्चित तौर पर आपने देखा था पीछे पावर प्ले के मेनली ये बॉलर हैं, तो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो इनको भी एक अच्छे डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी भास्कर रॉकी को अगर आप चाहें तो ये भी एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर एज ए बॉलर अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। हालांकि चूंकि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं, तो इनको मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन युद्धेश्वरन को सजेस्ट करूंगा, सचिन राठी को सजेस्ट करूंगा। बाकी इमैनुअल चेरियन को पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान 100% सजेस्ट करूंगा। बाकी सोनू यादव और अरुण कार्तिक को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये 4 प्लेयर और बाकी 1-2 प्लेयर कंडीशनली, जिसमें जी अजितेश का बैटिंग ऑर्डर देखना काफी जरूरी होगा। लेकिन अगर जी अजितेश नीचे ही आते हैं बैटिंग करने तब जाकर के निश्चित तौर पर संतोष कुमार दोराईस्वामी भी एक शानदार ऑप्शन बन सकते हैं उन्हीं की जगह पर, और कैसे बन सकते हैं या पक्के तौर पर आप उनको लेके जा सकते हैं या नहीं, वही देखने के लिए अगर आप आए आगे। और हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो संतोष कुमार दोराईस्वामी जिनके 5 में से 2 मैचेस तो बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन हेड टू हेड में जब भी डिंडीगुल ड्रैगन के खिलाफ खेले हैं तो 2 मुकाबले खेल करके केवल 1 रन बना करके आउट हुए हैं, जिसमें एक बार 1 रन एक बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं। तो चले तो नहीं स्टिंग के खिलाफ। हालांकि अरुण कार्तिक के नंबर जबरदस्त हैं, 12 मैचेस 379 रन है, 34 का एवरेज है। वहीं पर एनएस हरीश जिनको लेकर के काफी ठीक ठाक हाइप रहता तो है, 5 मैच में 2 इनिंग्स में इनकी बैटिंग आई है जहां पर 64 रन बनाए, 32 का एवरेज है, 3 विकेट है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बुरी है नहीं, क्योंकि जितनी इनकी बैटिंग आई है 5 में से 2 ही बार उसमें कम से कम अच्छे रन बना करके दिए हैं, और बॉलिंग भी काफी कम आती है तो 3 विकेट भी निकाल करके दिया है। तो ये हमेशा एक तगड़े ट्रम्प बने रहेंगे आपके लिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन वही बात है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा इनको अपनी टीम में लेके जाने के लिए। बाकी आतिश एसार निश्चित तौर पर उतने बेहतर ऑप्शन रहेंगे नहीं, सोनू यादव को हम मिस कर नहीं सकते आंकड़े चाहे जैसे हों। इसके साथ साथ ऋतिक ईश्वरन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन अगर ये बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आते। बाकी जी अजितेश का भी बता चुका हूं कि अगर ऊपर आते तो 100% एक अच्छे ऑप्शन है। हालांकि इनको अगर मैं देखूं तो जहां पर ये बैटिंग करने पिछले मैच में आए थे ना, वहां पर भी अगर पहली इनिंग की बैटिंग करते हैं तो भी मैं पिक करने की कोशिश करूंगा। बाकी 3 मैच 124 रन है, 73 का हाईएस्ट स्कोर है, आंकड़े तो काफी अच्छे हैं। बाकी अदनान खान बहुत नीचे आते हैं स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में, उतने बेहतर ऑप्शन बनते हैं नहीं। युद्धेश्वरन के 5 मैच 5 विकेट हैं, सचिन राठी के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, भास्कर रॉकी के 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, अजय कृष्णा जिनको मैं बहुत ही हाईली रेट करता अगर ये खेलते अपनी टीम में लेने के लिए। फिलहाल तो इनको कई बार मैंने देखा कि सब्स्टिट्यूट वाले लिस्ट में इनको रखा गया है, लेकिन प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। बहुत अच्छे डेथ ओवर बॉलर हैं, अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। वरना इनकी जहां पर आपके पास पहली इनकी बॉलिंग के लिए इमैनुअल चेरियन और निश्चित तौर पर सचिन राठी का एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन निश्चित तौर पर एक और डेटा जो बचा हुआ है देखने को, वो भी देख लेते हैं कि इस मैदान पर कैसी परफॉर्मेंसेज रही हैं इन एनआरके के प्लेयर्स की। तो उसमें देखेंगे तो संतोष कुमार दोराईस्वामी ने इस मैदान पर 2 मैच में 63 रन बना रखे हैं, पहली इनिंग में 56 रन, सेकंड इनिंग में 7 रन। इसके साथ साथ अरुण कार्तिक के 19 मैचेस में जबरदस्त 40 का बैटिंग एवरेज है, और वहीं पर एनएस हरीश के आंकड़े बहुत ही पुअर हैं। सोनू यादव के आंकड़े आपको मैं बता चुका हूं, चाहे जैसे हो आप इनको मिस कर नहीं सकते। ऋतिक ईश्वरन इस मैदान पर ठीक ठाक खेले हैं, बहुत अच्छे आंकड़े नहीं, लेकिन वैसे भी जैसा मैंने आपको बताया था कि बैटिंग ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट होता, लेकिन फिलहाल तो ये काफी नीचे आ रहे हैं।
हैं। जी जितेश के नंबर यहाँ पर भी काफी अच्छे हैं, 9 मैच में 224 रन, 45 का एवरेज। हालांकि पिछले मैच में यहाँ पर चल नहीं पाए, लेकिन वही बात जो आपको मैं बता चुका हूँ कि बैटिंग ऑर्डर इनका देखना काफी जरूरी होगा। बाकी युधिष्वरन के 4 मैच में 3 विकेटें हैं, सचिन राठी के 4 मैच में 5 विकेटें हैं, इमैनुअल चेरियन के 3 मैच में 3 विकेटें हैं। तो जो आपको मैंने पीछे बताया था ना, वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। और सेम चीज अजय के कृष्णा को लेकर के कि अगर ये प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो सीधे हमारी टीम में आएंगे। प्लेइंग 11 के अंदर भी वो चीजें यहाँ पर पक्की हो चुकी हैं कि किस प्लेयर को कब अपनी टीम में लेके जाना है। इसमें संतोष कुमार दुराईस्वामी, अगर अजितेश यो नीचे ही बैटिंग करने आते हैं तो संतोष कुमार दुराईस्वामी को लेकर के जाना है, वरना जितेश को अगर प्रमोशन मिलता है बैटिंग ऑर्डर में तो उनको अपनी टीम में रखना है। बाकी इस टीम के बैटर्स की वीकनेसेस क्या हैं, प्लेयर बैटल को देखते हो समझे तो अरुण कार्तिक एक बार रवि अश्विन की 10 गेंद पर 7 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी संतोष कुमार दुराईस्वामी संदीप वारियर की 6 गेंद पर 1 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। ऑफ स्पिन, चूंकि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर है ना, तो दिक्कत ऑफ स्पिन पर इनको होती है। 19 गेंद पर 27 रन बना करके 2 बार। तो सामने की टीम में संदीप वारियर जो पहले 6 ओवर में बॉलिंग करते हैं, और साथ ही साथ रवि अश्विन भी एक जबरदस्त तरीके का ऑफ स्पिन बॉलर जो पहले 6 ओवर में आ जाते हैं बॉलिंग करने। वो चीज अभी आप आगे देखेंगे भी कहां कहां पर वो बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं। तो अगर रवि अश्विन भी पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखाई पड़े और प्लस संदीप वारियर हैं और उसमें भी पहली इनिंग की बॉलिंग अगर हो गई सामने वाली टीम की, तब तो उनको वहां पर लेना निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। बाकी आतिश हिसार का कोई डेटा मिलेगा नहीं। एनएस हरीश, वरुण चक्रवर्ती पर 1 बार और 3 बार लेग स्पिन बॉलिंग पर आउट हो चुके हैं, वो उनकी एक वीकनेस रही है। बाकी इसके बाद सोनू यादव, ये भी लेग स्पिन पर काफी बुरी तरह से विफल रहे हैं अभी तक। सामने की टीम में वरुण चक्रवर्ती का एक शानदार ऑप्शन है, 53 गेंद पर 46 रन बना करके 6 बार आउट हो चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती ने भी इनको 2 बार आउट कर रखा है। रवि अश्विन पर तो 5 गेंद पर 3 रन बना करके 1 बार आउट हुए ही हैं। अजितेश का कोई डेटा मिलेगा नहीं। ऋतिकेश्वरन भी पेरिया स्वामी और लेग स्पिन पर आउट होते रहे हैं। तो ये चीज हमने देखी कि इनकी बैटिंग की क्या वीकनेस है, कौन से प्लेयर कब हमारी टीम में आएंगे। उसको देखने के बाद जब दूसरी टीम है डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, रवि अश्विन जो कि आपको ओपन करते दिखाई पड़ते हैं, बाबा इंद्रजीत इनके पास है, शिवम सिंह इनके पास हैं। इसके साथ नीचे अगर आप आकर के देखें तो इनके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, संदीप वारियर जैसे प्लेयर हैं। तो कमाल की ये टीम है, बहुत ही बड़े नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज देखें तो इस सीजन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रही नहीं है। और जो आपको देखना था कि क्या रवि अश्विन पावर प्ले में बॉलिंग करते तो निश्चित तौर पर वो समझ में आता है देखने के बाद कि निश्चित तौर पर पिछले मैच में तो दूसरा, चौथा, 11वां और 18वां ओवर किया ही था। यानी कि 2 ओवर पावर प्ले का, 1 मिडिल का और 1 डेथ का। ठीक उसके पहले वाले मैच में भी सिमिलरली दूसरा, चौथा और 11वां ओवर और 1 ओवर डेथ का 15वां ओवर किया था। तो पावर प्ले में तो बॉलिंग 2 ओवर करके दे ही रहे हैं। संदीप वारियर आपको 1 से 2 ओवर और कभी कभी 3 ओवर भी करके देते हैं पावर प्ले में, जैसी इनकी बॉलिंग चलती रही हो। तो निश्चित तौर पर अगर ये दोनों नाम हैं पहली इनिंग की बॉलिंग तो सामने की टीम में जो दुराईस्वामी नाम के ऑप्शन है संतोष कुमार, उनको आपको ड्रॉप करना है। बाकी एमके सरन निश्चित तौर पर पिछले वाले मैच 2 ओवर करते दिखाई पड़े थे। डीटी चंद्रशेखर भी केवल 2 ओवर किया था, हालांकि उसके पहले पूरे 4 ओवर किए थे। वरुण चक्रवर्ती ने पूरे 4 ओवर किए। वेरिया स्वामी भी आपको पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। तो बेसिकली 6 बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में ट्राई किया गया था। और एक्चुअली अगर आप देखें ना तो ये इनके 5 मेन बॉलर हैं। पिछले मैच में एमके सरन को इन लोगों ने खिलाया था, तो चूंकि वो बॉलिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, एम कार्तिक सरन की मैं बात कर रहा हूं, तो उनसे भी 2 ओवर करा दिए थे, तो डीटी चंद्रशेखर के ओवर्स कट गए थे। तो वो चीज वहां पर देखने को मिली थी। बाकी ये टीम बहुत तगड़ी है, एक बात तो कम से कम पता चलता है। बाकी करियर के आंकड़े भी आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस सीजन के खेले गए मैचेस में परफॉर्मेंसेस देखना चाहें तो उसके भी आंकड़े आपके सामने। इसमें शिवम सिंह तो जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं, 82 नाबाद, 30 रन, 86 नाबाद, 13 और 34 की पारियां अभी तक इस सीजन के अंदर इन्होंने खेली है, जिसमें एक बार पहली इनिंग की बैटिंग आई है। बाकी हर मैच में अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग की बैटिंग है। वो इंडिकेशन से आपको मैंने पीछे समझाया था, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो कुछ भी कंफ्यूजन होगा नहीं। तो जबरदस्त फॉर्म में शिवम सिंह है, इनको लेकर के कोई डाउट है नहीं। रवि अश्विन को तो आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते। इवन ये तो कप्तान है, उस कप्तान के भी काफी शानदार ऑप्शन है। सामने की टीम में सोनू यादव के साथ कॉम्बिनेशन बनाते दिखाई पड़ेंगे। कप्तान है बस कप्तान में। बाकी 36 रन 3 विकेट, 67 रन 1 विकेट, 49 रन कोई विकेट नहीं, 18 रन कोई विकेट नहीं, 15 रन 2 विकेट की जबरदस्त परफॉर्मेंसेस। बाकी बाबा इंद्रजीत को लेकर के दिक्कत ये इस सीजन में रही है कि केवल एक पारी इनकी आई है। हालांकि विकेट कीपिंग सेक्शन में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यही है, तो निश्चित तौर पर इनको भी पिक करना ही पड़ेगा आपको। मान बाफना निश्चित तौर पर खेलते तो दिखाई पड़े, लेकिन कोई भी इंपैक्टिंग का अभी तक रहा नहीं है। बाकी आरके जयंत को भी लेकर के आप वही चीज कह सकते हैं। हालांकि तो रन इन्होंने बनाए हैं, 25 और 18 रन की 2 अच्छी पारियां खेली है, जितनी बॉलिंग को मिली है उस हिसाब से। बाकी हनी सैनी का भी कोई उतना बड़ा रोल होता नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर जब मौके मिले हैं ना तो परफॉर्मेंस करके दिखाया है इन्होंने। हालांकि बॉलिंग काफी कम मिली है फेस करने को। बाकी विमल कुमार को लेकर के भी वही दिक्कत रही है। तो इनका जो मिडिल ऑर्डर है खास करके, इनके पास निश्चित तौर पर नाम अच्छे हैं, परफॉर्मर्स वो सारे के सारे हैं, लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में इसमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं है कि जिसको अपनी टीम में आप रखें, उतना बड़ा रिस्क लें और आप जीत जाएं उस मैच को। तो निश्चित तौर पर इनसे बेहतर ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, जिसमें हमने देखा कि पिछले वाले मैच में एमके सरन को, जिनको पिछले मैच में खिलाया गया, 2 ओवर की बॉलिंग भी करी, विकेट भी लेकर के गए। तो निश्चित तौर पर इन मिडिल ऑर्डर में से किसी प्लेयर के ऊपर रिस्क लेने से बेहतर है कि एम कार्तिक सरन के साथ आप चले जाइए, एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर इनको ट्राई करिए। हालांकि इनसे भी
बेहतर ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जिसमें अगर आप देखें तो डीटी चंद्रशेखर जो कि निश्चित तौर पर अच्छी बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे और अभी तक अगर आप देखें तो कुल टोटल 3 विकेट ले चुके हैं अभी तक खेले गए 5 मैच में, तो ये भी एक थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, लेकिन वही डिफरेंशियल प्लेयर की कैटेगरी में आप इनको डाल सकते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती हो गए, साथ ही साथ संदीप वैरियर हो गए और साथ ही साथ गणेशन पेरिया-स्वामी जो कि पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करते हैं डेथ और पावर प्ले में मिला करके, तो निश्चित तौर पर इन तीनों बॉलर को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। तो 3 ये खिलाड़ी और प्लस ऊपर के 3 खिलाड़ी मिला करके 6 ऑप्शन तो बन ही जाते हैं और निश्चित तौर पर 6 से ज्यादा इस टीम की तरफ से प्लेयर लेकर के जाना स्मॉल लीग में खास करके वो निश्चित तौर पर हारने के बराबर का रिस्क है। लेकिन सामने की टीम भी चूंकि बेहतर है तो उधर से तो कम 5 प्लेयर आपको लेकर जाने ही पड़ेंगे। तो ये 6 प्लेयर ही मोर देन इनफ है इस टीम की तरफ से, जिसमें निश्चित तौर पर बाबा इंद्रजीत को लेकर के एक निश्चित तौर पर एक प्रेडिक्शन रहेगा। जो आपने देखा कि पिछले 4 मैचेस में जब बैटिंग नहीं है तो केवल एक ही बार चले हैं, लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि विकेट कीपिंग सेक्शन में और कैसे नाम है या कैसे ऑप्शन है या बैटिंग सेक्शन में बाकी प्लेयर उतने बेहतर है नहीं या उतनी बेहतर इनके निश्चित तौर पर उनको चांसेस भी नहीं मिल पा रहे। बाकी वरुण चक्रवर्ती हो गए, संदीप वैरियर, गणेशन पेरिया-स्वामी, इनका जो रोल अपनी टीम के अंदर है ना उसको देखते आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। ये भी एक काफी हद तक सच्चाई है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखने आए तो यहाँ पर देखेंगे कि शिवम सिंह के 3 मैच 157 रन है, 76 का हाईएस्ट स्कोर है सामने वाली टीम एनआरके के खिलाफ। लेकिन रवि अश्विन 1 मैच खेले केवल 15 रन है, लेकिन स्टिल आप इनको ड्रॉप कर नहीं सकते। बाबा इंद्रजीत की भी 5 मैच केवल 82 रन है, ये एक रिस्की ऑप्शन इस टीम के खिलाफ है। लेकिन इसी में ग्रैंड लीग का बहुत ही शानदार ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है मान बाफना का, जिनके 3 मैच 128 रन है, 72 नाबाद का शानदार हाईएस्ट स्कोर है नेल्लई रॉयल किंग्स के खिलाफ। बाकी विमल कुमार जो पहले बैटिंग ऑर्डर में काफी ऊपर आया करते थे, फिलहाल अब डिमोट हो चुके हैं, लेकिन अगर ऊपर आते हैं फिर से तो ये भी एक तगड़े ग्रैंड लीग के भी और साथ ही साथ स्मॉल लीग के भी बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन ये बनेंगे। इनको आप ट्राई कर सकते हैं। इनके 3 मैच 82 रन है, 62 का हाईएस्ट स्कोर है। बाकी वरुण चक्रवर्ती को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं, संदीप वैरियर को लेकर के कोई डाउट नहीं, गणेशन पेरिया-स्वामी को भी लेकर के कोई डाउट नहीं है। नंबर्स चाहे जैसे हो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। पेरिया-स्वामी को निश्चित तौर पर आप पहली इनिंग की बॉलिंग में ही रखिएगा, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में उनका वो खास रोल बनता नहीं, जहां पर निश्चित तौर पर शायद इनको उतनी बॉलिंग भी करने का मौका ना मिले। लेकिन उसके बाद आकर के वेन्यू का भी डेटा देख लें तो इस मदार पर गणेशन पेरिया-स्वामी ने काफी बढ़िया काम किया। 8 मैच 12 विकेटें, संदीप वैरियर के 8 मैच में 8 विकेटें, लेकिन डीटी चंद्रशेखर के 6 मैच में केवल 3 विकेट, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के 10 मैच में 12 विकेटें हैं। और वहीं पर अगर आप देखा तो शिवम सिंह इस मैदान पर भी जबरदस्त करते दिखाई पड़े हैं। रवि अश्विन को लेकर के तो कोई क्वेश्चन मार्क बन ही नहीं सकता। यहाँ पर बाबा इंद्रजीत ने भी अच्छी पारियां खेली है, 15 मैच में 363 रन, 33 का एवरेज, तो क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन मान बाफना और विमल कुमार ये 2 सबसे शानदार डिफरेंशियल प्लेयर्स बने रहेंगे, जिनको आप जरूर ट्राई करिएगा रोटेट करके अपनी ग्रैंड लीग की टीमों में। ये चीज आपको बिना किसी डाउट के आपको मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आते आते चीजें वो तो आपने समझ ली कि कौन से प्लेयर स्मॉल लीग के लिए और किस कंडीशन में आपके टीम में आएंगे, कौन से प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए दोनों टीमों की तरफ से रोटेट हो सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े भी अगर आप देखें तो शिवम सिंह जो ऑफ स्पिन पर फंसते हैं थोड़ा, 38 गेंद पर 46 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। सोनू यादव ने भी 1 बार आउट किया है, लेकिन उन पर रन बनाए इन्होंने। बाकी रवि अश्विन भी ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों पर फंसते हैं। युधिष्ठिरन ने 1 बार आउट किया इनको पावर प्ले की बॉलिंग में। मान बाफना के आंकड़े आप इधर देख सकते हैं, बाबा इंद्रजीत ये भी लेग स्पिन पर फंसते हैं। तो लेग स्पिन और ऑफ स्पिन बॉलिंग या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी दोनों टीमों के खिलाफ काफी शानदार ऑप्शन बन सकती है, जिनके आंकड़े आपके सामने जो थे वो आपने यहाँ पर देखा। जो अब बाकी एक चीज तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि रवि अश्विन और सोनू यादव ही 2 सबसे बेस्ट कप्तान है, उस कप्तान का आज के इस मैच के ऑप्शन है, जो कि लगभग सभी की टीम के होंगे। हालांकि उसमें अरुण कार्तिक भी एक नाम है, बाबा इंद्रजीत एक नाम है और कुछ हद तक ग्रैंड लीग के लिए एनएस हरीश का भी एक नाम है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं रोटेट करके अपने टीमों में। ग्रैंड लीग के टीमों में कप्तान है बस कप्तान के तौर पर, लेकिन जो फाइनल स्मॉल लीग की टीम बनेगी उस पर अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहने दीजिए। वो टीम आप अपने हिसाब से जो आपको मैंने पीछे सजेस्ट किया है उसके हिसाब से बना लीजिए। लेकिन जो फाइनल टीम होगी ना वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर खुद दे दूंगा टॉस के बाद पिच रिपोर्ट को देखते हुए। तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है दोनों जगहों पर मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। तो दोनों को जाकर के क्लिक करके लिंक्स को टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, बाकी चीजें तो ऑप्शनल है, वो आपको करना है तो करिए वरना नहीं, लेकिन वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।